हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके सामने उपस्थित हूं 66 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 के डिस्कशन को लेकर, जिसका कि ये पार्ट 1 रहेगा। यानी यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चंस को पार्ट 2 में देखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टडी आईक्यू के तरफ से आपको ऑफर किए जाते हैं बीपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज, जिनके बारे में विशेष जानकारी के लिए या फिर इस कोर्स से जुड़ने के लिए आप studiiq.com इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, या एंड्रॉयड प्ले स्टोर जाकर ऐप डाउनलोड करके भी आप इसके बारे में विशेष जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक, तो 66 बीपीएससी मेंस के जस्ट पहले हमने पॉलिटी के ऊपर भी सीरीज चलाई थी और उससे आपको जरूर कुछ ना कुछ लाभ हुआ होगा। अब आगे आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 6 क्वेश्चंस आज हम टारगेट करेंगे और इसमें जो पहला क्वेश्चन है आप देखें 38 मार्क्स का, सारे के सारे क्वेश्चन जो है 38 मार्क्स के हैं। यानी जो सेकंड पार्ट इसका होगा वहां पर आपको 2 क्वेश्चन 36 मार्क्स के नजर आएंगे। यहाँ पर सारे सवाल इक्वल मार्क्स के हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 और 6 को हम लोग साथ में डील करने वाले हैं। मैं एक बार को पढ़ देता हूं इस क्वेश्चन को। कहा गया है, द अनइवन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स has created many socio-economic and political problems. Critically analyze the statement with special reference to Bihar. यानी कि भारतीय राज्यों के असमान विकास में कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करिए या कीजिए। जो 6 नंबर सवाल है, कहा जा रहा है कि बिहार में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या हैं? सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए, दोनों सवाल देखने में एक जैसे लग रहे हैं। यह कैच है, एक ही क्वेश्चन पेपर में आपको एक ही टाइप के 2 आंसर्स लिखने थे और यहाँ पर मैं आपको कुछ आइडियाज बताऊंगा कि जब पूरा का पूरा कंटेंट आपका मैच होने लगे तो कैसे आप कॉपी में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। चलते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक एन ओल्ड मैन इन फैमिली हु हैज ऑल द ऑथोरिटीज, हाउएवर ही कैन नॉट डू एनीथिंग इफेक्टिव इफ द नॉटी यंग मेंबर्स ऑफ फैमिली डू नॉट लिसन हिम। इस बात को आपको इवेल्युएट करना था, मूल्यांकन करना था। तो क्वेश्चन बेसिकली यही पूछा जा रहा है यहाँ पर कि जो प्रेसिडेंट का रोल है, क्या उनके पास कुछ अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं? क्या रियल मामले में प्रेसिडेंट को पावर्स दी गई हैं, या फिर वो एक सेरेमोनियल पोस्ट है और प्रेसिडेंट के पास कोई एज सच पावर नहीं है? इसको लेकर एक लंबी डिबेट है और डिबेट आज की नहीं है, डिबेट है जब हमारे संविधान की नींव रखी गई थी। वहां पर कई तरीके के डिस्कशंस हो रहे थे कि हमें किस तरीके का एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर खड़ा करना है, हेड ऑफ स्टेट कौन होगा और रियल पावर किसके पास होगी। क्या हम लोग अमेरिका वाले मॉडल को अपनाएं या फिर ब्रिटेन के मॉडल को अपनाएं? तो जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो इतने भी कमजोर नहीं होते हैं जितना कि ब्रिटेन में क्राउन जो है, क्योंकि वो एक हिरार्की से आई हुई पोस्ट है। इंडिया में हमारे पास जो प्रेसिडेंट हैं वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट के हेड ऑफ स्टेट हैं। रिपब्लिक का मतलब ही होता है कि जहां हेड ऑफ स्टेट जो है वो लोगों के द्वारा चुना गया हो। यानी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, उनको विधानसभाओं में भेजते हैं, पार्लियामेंट्स में भेजते हैं, और पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ये तीनों जगह के लोग यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के लोग जो हैं मिलके हमारे हेड ऑफ स्टेट को चुनते हैं। यानी एक तरीके से उनका जो इलेक्शन है इनडायरेक्ट है हमारे लिए। अब बात पावर की जब आती है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो डिस्क्रिशनरी पावर्स दिए गए हैं इंडिया के प्रेसिडेंट को, वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं हमारे संविधान में, नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन। ये बात आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर हम अन्य केसों को देखें जहां पर इंडियन प्रेसिडेंट्स जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर बहुत बार काम नहीं करते हैं, ये एकदम बिल्कुल उनका अपना डिस्क्रिशन होता है। कई बार डिस्क्रिशनरी पावर्स ऐसे होते हैं जो कि गाइडेड होते हैं बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
तो ये कौन कौन से डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं? तो यहाँ पे बात आती है सस्पेंसिव वीटो की, पॉकेट वीटो की। प्रेसिडेंट जो है वो कभी भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से, या फिर जो नो सीटिंग ऑफ हाउसेज है, और उस समय अगर कुछ रेजोल्यूशन वगैरह लाने की बात आ जाती है, कुछ देश हित की बात आ जाती है, जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है, तो किसे इनवाइट करना है, किस व्यक्ति को कहा जाए कि आप प्रधानमंत्री बनिए और फिर आप हमें सलाह दीजिए कि आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन से लोग होंगे, ये सब कुछ बिल्कुल प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पर है। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, तो उस समय लोकसभा को अगर भंग करने की बात हो, या फिर कभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसॉल्व करना हो, या फिर जरूरत पड़ जाए केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने की, या फिर स्पेशल सर्कमस्टांसेज हैं, जैसे कि नेहरू जी की जब अचानक से डेथ हो जाती है, या इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है, तो उस समय अगला प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए, ये सब कुछ जो डिसीजन लेने का पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, वो डिस्क्रिशनरी पावर दिए गए हैं। प्रेसिडेंट के बारे में आप जानते हैं कि आर्टिकल 52 में मेंशन्ड है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 53 जो है वो है एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, जिसके की कहें कि हेड है प्रेसिडेंट। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको 2-3 मामले बताऊंगा। सबसे पहला 2006 का सस्पेंसिव वीटो का मामला। उस समय हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर एपीजे कलाम साहब। ओके, और वहां पर मामला आया था 2006 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल का। ठीक है, ये पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया, लेकिन प्रेसिडेंट इसको अपनी सहमति नहीं देना चाह रहे थे, एसेंट नहीं देना चाह रहे थे। ठीक है, और ये जो बिल है, इट इनेक्टेड अ सेल्फ सर्विंग पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट प्रोटेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो कहीं ना कहीं इस बात में कुछ कमियां लग रही थी राष्ट्रपति जी को, लेकिन ये भी बात है कि वो जान रहे थे कि अगर बिल वापस भेजा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उसको अप्रूवल मिलना ही है, क्योंकि जब दूसरी बार वो बिल आता है पार्लियामेंट से रिटर्न होने के बाद प्रेसिडेंट के पास, तो फाइनली उसको एक्शन देनी पड़ती है। लेकिन उस समय इतिहास में पहली बार हमारे इंडियन पॉलिटी में सस्पेंसिव वीटो का यूज किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम साहब जी इस पर थोड़े टाइम के लिए सस्पेंशन लगा दिए थे, लेकिन आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के पास कुछ ऐसे पावर्स दिए गए हैं कि वापस से वो फाइनली अप्रूव हो गया। ओके, तो ये सस्पेंसिव वीटो का मामला है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको कुछ भी अपना डिसीजन लेने का कैपेसिटी नहीं है। इसी तरीके से पॉकेट वीटो ये यूज किया गया 1987 में, और उस समय 1986 का बिल था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। और यहाँ पर ये बिल से ये पता चल रहा था कि द एक्सिक्यूटिव एक्सटेंसिव पावर्स टू इंटरसेप्ट पर्सनल कम्युनिकेशंस, तो ये ब्रीच था एक तरीके से। और यहाँ पर उस समय जो राष्ट्रपति हुआ करते थे हमारे ज्ञानी जैल सिंह, ओके, तो उन्होंने क्या किया कि पॉकेट वीटो लगा दिया। और यहाँ पर क्योंकि राइट टू प्राइवेसी की ब्रीच हो रही थी, उन्हें लगा कि ये वायोलेट कर रहा है राइट टू प्राइवेसी को, और ये यहाँ पर पहले सजेशन देते हैं सर्टेन चेंजेस के लिए। लेकिन अगर कुछ भी संभव नहीं हो पाता है उनके प्रयासों से, तो वो कह लें कि इसको पॉकेट वीटो कर देते हैं, इंडिफिनिट टाइम के लिए रखे रह जाते हैं अपने जेब में, और फिर अगले जब राष्ट्रपति जी आते हैं तो उस बिल को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। तो देखिए आप किस तरीके से ये दो इंपॉर्टेंट केस है। इसी तरीके से एब्सोल्यूट वीटो जो है ये यूज किया गया 1954 में बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वो मामला था पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल का। ठीक है, और ये जो पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल है ये पास किया गया था बाय द पार्लियामेंट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट ऑफ पेप्सू। पेप्सू का मतलब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। बाद में जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है उस क्षेत्र की बात हो रही है। उस समय इस तरीके से पेप्सू कहते थे इस क्षेत्र को। तो ये सब समय है जब पता चलता है कि जब लोग कई बार मजाक के तौर पर या क्रिटिसाइज करने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि हमारे हेड ऑफ स्टेट को रबर स्टैंप कह देते हैं। तो ये कुछ मामले हैं जो बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है।
और जब नारायण जी बनते हैं प्रेसिडेंट, तो उन्होंने कहा था कि मुझे एक वर्किंग प्रेसिडेंट बनना है, यानी कि मुझे आइडल सीट नहीं करना है, मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगा। और एक मामला देख लेते हैं एब्सोल्यूट वीटो का। ये 1991 का है, जब हमारे प्रेसिडेंट होते हैं आर वेंकट रमन साहब। और उस समय होता क्या है कि सैलरी अमेंडमेंट्स एंड पेंशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल जो है ये पास कर दिया जाता है लोकसभा में। जब लोकसभा डिजॉल्व होने वाला होता है उसके एक दिन पहले, बिना किसी तरीके का रिकमेंडेशन जो लिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, और वो इस पर एब्सोल्यूट वीटो लगा देते हैं। तो ये कहना कि प्रेसिडेंट को कोई पावर नहीं है और थोड़ा सा ये सेंस नहीं बनाता है अगर आप कंस्ट्रक्टिव वे में देखें। और जिस व्यक्ति को अपने संविधान की रक्षा करने का इतना बड़ा दायित्व दिया गया है, क्या उसके पास कुछ भी पावर नहीं है? ये सोचना इस तरीके से थोड़ा सही नहीं है। इस बात को आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। यहाँ पर एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, काफी पुराना आर्टिकल है, ये है 10 मार्च 2013 का, जब हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे प्रणब मुखर्जी साहब। ओके, और उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो विदेश यात्रा पर गए हुए थे प्रणब मुखर्जी साहब, और यहाँ देश के इंटरनल मामलों को लेकर उनके पास एक अप्रूवल के लिए कह लें कि मिनिस्ट्रियल रीएलोकेशन जो किए गए उसको लेकर चेंजेस के लिए एक उनको लेटर भेजा जाता है, जब प्रणब मुखर्जी साहब ढाका बांग्लादेश की राजधानी के विजिट पर होते हैं। और वो वहां पर साइन करने से मना कर देते हैं कि ये देश का इंटरनल अफेयर है और ग्रेव इमरजेंसी का सिचुएशन है नहीं, मैं वापिस आऊंगा तब इसके बारे में हम बातें करेंगे, विदेश दौरे पर हूं और इसका कोई सेंस नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में कि प्रेसिडेंट जो है वो एक रबर स्टैंप नहीं है, ये कहने के लिए। ठीक है, ये आर्टिकल कितनी खूबसूरती से लिखी गई है कि द प्रेसिडेंट रिफ्यूजेज टू बी अ रबर स्टैंप। अब आपको इवेल्युएट कर लेना चाहिए उस स्टेटमेंट को कि किस हद तक स्टेटमेंट सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इसके बारे में शायद ही किसी को कोई कंफ्यूजन हो, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है कि इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे, आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आप यही बताएंगे ना कि हमारे पास कुछ फेडरल फीचर्स हैं, कुछ हमारे पास यूनिटरी फीचर्स हैं, और अंत में कंक्लूड करते हैं तो जो फेडरल फीचर्स हैं उनके ऊपर यूनिटरी फीचर्स भारी पड़ते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, फेडरल का मतलब हो गया कि एक वेल स्टेब्लिश्ड डुअल पॉलिटी हो या डुअल गवर्नमेंट हो, एक फेडरल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट। अब जैसे कि यूएस में देखते हैं, वहां पर क्या है कि पहले 13 कॉलोनीज हुआ करती थी और अभी के लिए वहां पर 50 राज्य हैं, और उनके बीच एक अग्रीमेंट है कि वो साथ आकर एक नेशन का रचना किए हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई बात नहीं है। जब हमारा देश जो है आजाद हो रहा था और अलग अलग जो रियासतें थी उनको विलय करके भारत का रचना किया गया, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा कुछ भी इस तरीके का अग्रीमेंट नहीं किया गया, बल्कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जाता है और वो भारत के अभिन्न अंग बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेट्स हैं उनके बीच कोई म्यूचुअल अग्रीमेंट नहीं है, ये बिल्कुल यूएस के स्ट्रक्चर से हमारा स्ट्रक्चर अलग है। तो यहां देख लीजिए, द फोर्स ऑफ गवर्नमेंट इज डिवाइडेड बिटवीन द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स व्हिच आर नॉट सबऑर्डिनेट टू वन अनदर, put coordinate bodies that are independent within their respective allocated spheres. Okay, तो ट्रू फेडरल स्ट्रक्चर तो हमारा कभी हो ही नहीं सकता है। अब कुछ फेडरल फीचर्स जो है हमारे संविधान में, तो देखिए फेडरल फीचर्स का मतलब होता है कि जो एक हेड ऑफ स्टेट हो गया या जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, वो ऐसे भी ज्यादा पावरफुल होगी जनरली, तो स्टेट्स को वो दबाए नहीं, इसके लिए अगर कुछ एग्रीमेंट कर लिया जाए। अब देखिए, दो बहुत पावरफुल लोग होंगे, उसमें अगर कोई थोड़ा कम पावरफुल होगा तो वो चाहेगा कि जो भी हमारी बातें हो रही हैं उनको अग्रीमेंट के तौर पर लिख लिया जाए कि कल को आप मुकरेंगे तो मैं दिखा सकूंगा कि अग्रीमेंट हुआ है। पावरफुल व्यक्ति को अग्रीमेंट करने की बहुत ज्यादा नीड नहीं होती है। इसी तरीके से जो हमारे संविधान में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाला फीचर है, ये बताता है कि फेडरल फीचर है, यहाँ स्टेट्स को कल को राज्य सरकारों को केंद्र सरकार दबाए ना, इसकी बात की मतलब इस बात का ध्यान रखा जाए या लोगों के राइट्स के बारे में कंसिडरेशन हो। ओके,
सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे ब्रिटेन में क्या देखते हैं कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, वो अपने हिसाब से कभी भी नियम कानून पलट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ संविधान जो है उसकी सुपरमेसी है, बेसिक स्ट्रक्चर है कि ऐसा नहीं है कि कल को सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी चेंजेस करके स्टेट गवर्नमेंट्स को अपना मतलब कुछ भी साइडलाइन कर सकती है। ओके, हमारे संविधान का जो स्ट्रक्चर है रिजिड है, कई जगहों पर फ्लेक्सिबल है। तो ये जो रिजिड कंपोनेंट है हमारे फेडरल फीचर का हिस्सा है कि यहाँ पर कुछ भी बहुत जल्दी से चेंजेज नहीं किया जा सकता है। अगर मेजर चेंजेस करने हैं, टैक्सेशन रेजिम में ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस करने हैं, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स की एक्सेंट बहुत जरूरी है। यहाँ शक्तियों का बंटवारा किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स में कंकरेंट लिस्ट में बांटा गया है, और एक रेसिडुअरी पावर है, रेसिडुअरी लिस्ट है, उसके बारे में जो भी पावर्स दिए गए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये जो रेसिडुअरी पावर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गए, ये थोड़ा यूनिटरी फीचर है। लेकिन डिवीजन ऑफ पावर जो है 7वीं अनुसूची में वो बताता है कि फेडरल फीचर है। जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, कोई दबा नहीं सकता है, और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास लोकसभा है और राज्यसभा है। राज्यसभा जो है यहाँ पर हर राज्य का रिप्रेजेंटेशन है, ये एक विशेष फेडरल फीचर है। डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी है, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, और इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल अथॉरिटी है कोर्ट्स की, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेडरल फीचर है। इसी तरीके से अगर यूनिटरी फीचर्स की बात करें तो आपको ऐसे पता होना चाहिए कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो यहाँ पर भारत जो है राज्यों का एक संघ है। ऑब्वियसली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मजबूत हर तरीके से है। जो भी नए राज्य बनाने की शक्ति है या जो एग्जिस्टिंग राज्यों के बाउंड्री में चेंजेस करने हैं, नोमेनक्लेचर में मतलब चेंजेस करने हैं, वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। राज्यों के पास शक्ति नहीं है कि अगर केंद्र सरकार चाह दे कि आपके राज्य को तोड़ के 2 राज्य बनाएंगे, वो कुछ नहीं कर सकते हैं टेक्निकली। ओके, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेचर में, यानी कि राज्यों को बराबर बराबर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। जैसे कि यूएस के अपर हाउस में हर राज्य से, मैटर नहीं करता एरिया कितना बड़ा है, पॉपुलेशन कितना है, हर राज्य से 2 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश देखिए इतना बड़ा राज्य है, इतनी अधिक पॉपुलेशन है, वहां से मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है गए 7 सिस्टर्स, यहाँ से रिप्रेजेंटेशन बहुत कम भी है, आपको नजर आता है। इसी तरीके से जो हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये यूनिटरी फीचर है। यूएस वगैरह में क्या है कि वहां पर स्टेट्स का अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, राज्यों को अलग से कोई सिटीजनशिप नहीं देना होता है, ये भी बहुत बड़ी एक यूनिटरी फीचर है। यहाँ पर ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट्स को दिए गए हैं, अगर सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से हम खंगालें तो। इसी तरीके से जो पावर है स्टेट सब्जेक्ट्स में भी इंटरफेयर करके और यहाँ पर नियम कानून बनाए जा सकते हैं। या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे ऐसे सर्कमस्टांसेज है जब उनके द्वारा इस तरीके का पावर एक्सरसाइज किया जा सकता है। मान लीजिए कभी इमरजेंसी का प्रोविजन हो उस जगह पर, या 2 से अधिक राज्य चाहते हैं कि हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नियम कानून बनाए, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर सकती है। इसके लिए जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 249 है, आर्टिकल 250 में बात की गई है, आर्टिकल 252, 253 इन जगहों पर बात की गई है कि जब स्टेट लिस्ट के मैटर्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट कुछ नियम कानून बना सके। जो हमारे संविधान में इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, ये बताता है कि यूनिटरी पावर है हमारे पास जो काफी मजबूत है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने प्रतिनिधि को गवर्नर को भेजती है राज्यों में, और गवर्नर के ऑफिस को लेकर कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। कभी भी गवर्नर जो है चाहे तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगवा सकते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन दिया गया है राज्यों को, या देख लें कि ऑल इंडिया सर्विसेज है कि यूपीएससी का एग्जाम जो होता है उससे जो लोग चयनित होते हैं वो राज्यों में भेजे जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये सब कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स तो नहीं है। और ये कहीं फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो यूनिटरी फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं काफी मजबूत नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, खासकर ये इमरजेंसी वगैरह का टाइम जो है इसको आप अच्छे से कोट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि ऑब्वियस है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये ज्यादा यूनिटरी है अगर फेडरल नेचर से उसको कंपेयर करें तो। अब डॉक्टर केसी वेहर का भी कहना था कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस इंडीड अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज एट द मोस्ट क्वासी फेडरल, ऑलमोस्ट डिवोल्यूशनरी इन कैरेक्टर।
a unitary state with subsidiary federal features rather than a federal state with unitary features। ठीक है, तो फेडरल स्टेट विथ यूनिटरी फीचर्स की जगह पर डॉक्टर केसी वेहर के द्वारा जो टर्म यूज किया गया, अ यूनिटरी स्टेट विथ सब्सिडरी फेडरल फीचर्स, ये एक अच्छा कोटेशन है, आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें जरूरत है कि हम एक कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को आगे लेकर आगे बढ़ें। यहाँ पर कई बार ये भी कहा जाता है कि इंडिया में बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, यानी कि केंद्र सरकारों से राज्य सरकार हमेशा कुछ बार्गेन करते रहते हैं। इवन फाइनेंस कमीशन वगैरह का जो रोल है वो देखने से लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से राज्यों को टैकल कर रही है, तो ये कई बार इश्यूज भी रेज होते रहते हैं। तो क्वेश्चन जो हमें अगला डील करना है वो क्वेश्चन नंबर 5 पहले देख लेते हैं, जहां कहा गया है कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार गवर्नमेंट आफ्टर 2019-20 ऐसा मेंशन्ड है कि बिहार हैज रजिस्टर्ड अ हायर ग्रोथ रेट देन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन लास्ट 3 ईयर्स। तो कौन से सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के जिनका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा इस प्रोग्रेस में, इस बात को आपको डिस्कस करना था। और ऐसे चीजों में कुछ गवर्नमेंट के स्कीम्स को, पॉलिसीज को बताते हुए कंस्ट्रक्टिव नोट पे आप इस आंसर को कंक्लूड कर सकते थे। ये इकोनॉमिक सर्वे का पेज है जो हमने इकोनॉमिक सर्वे को डील किया था, उस समय यूट्यूब पर वीडियोज अवेलेबल है। वहीं ये बात कही गई थी कि जो ग्रोथ रेट है बिहार की इकोनॉमी का 2019-20 में वो 10.5% रहा एट कांस्टेंट प्राइस, जो कि हायर था देन द ग्रोथ रेट फॉर द इंडियन इकोनॉमी। और यहाँ बताया गया कि जो जीएसडीपी है बिहार का करंट प्राइस पे वो 6,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का है और 4,14,977 करोड़ कांस्टेंट प्राइस पर, अगर 2011-12 बेस ईयर माना जाए तो। ये सब कुछ हम 2019-20 साल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ पता चल रहा है। यहाँ कहा गया कि जो सेकेंडरी सेक्टर है ये रिकॉर्ड किया फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ रेट, जहां पर की रेंज रहा 4.8 ये 2017-18 में, और बढ़ के 2000 ये देखा गया कि 16-17 में ये 14.3% था। जबकि जो सेकेंडरी सेक्टर्स है इसको दो भाग में बांट लिया गया था। एक को कहा गया EGWUS यानी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, और दूसरा कंस्ट्रक्शन। तो देखा गया कि जो EGWUS है यहाँ पे 20.3% का ग्रोथ था, जबकि कंस्ट्रक्शन में भी 11.4% का ग्रोथ रेट रहा। और यहाँ टर्शियरी सेक्टर्स जो हैं यहाँ पर उनको 3 सब सेक्टर्स में बांट के देखा गया और यहाँ सारे के सारे डबल डिजिट ग्रोथ रेट में रहे। रोड ट्रांसपोर्ट, सर्विस रिलेटेड एंड टू ट्रांसपोर्ट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्हीं बातों को आपको बताना था। जो 3 मेजर सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, यहाँ पर देखें कि प्राइमरी सेक्टर का जो है ना जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन लगातार नीचे कम हो रहा है, जो कि 2013-14 में 23.4% था, वो 19-20 में घट के 19.5% हो गया। जो शेयर है सेकेंडरी सेक्टर का, इसमें स्मॉल चेंज नजर आया है, 19.3% हुआ करता था, उसे बढ़ के 20.3% हुआ है 5-6 वर्षों में। और टर्शियरी सेक्टर की अगर बात करें तो जो 2013-14 में 57.3% था वो बढ़ के 60.2% हो गया है। तो इस तरीके से आप बातों को बता सकते हैं। क्रॉप सेक्टर के बारे में जरा बात कर सकते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, अदर सर्विसेज में। और आप यहाँ पर जिस तरीके से टूरिज्म, इको टूरिज्म बढ़ रहा है, गवर्नमेंट जो बायोफ्यूल पर काम कर रही है, इन चीजों को बताइए। गवर्नमेंट के साथ निश्चय स्कीम के बारे में आप बता सकते थे। अब अगला जो क्वेश्चन है जहां पर ये पूछ लिया गया था, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6, यानी आपसे क्षेत्रीय विषमता, रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में पूछा गया था और क्या वजह है जिससे कि बिहार पीछे रह गया। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ दिया गया कि आपको इवेल्युएट करना है कि सरकारों की तरफ से क्या मेजर्स लिए गए। तो सरकारों की तरफ से जो मेजर्स लिए गए, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने उनको सर्वे में भी डील किया है, बजट में भी डील किया है, करेंट अफेयर में डील किया है। खासकर यहाँ पर जो जल जीवन हरियाली स्कीम है, जो 7 निश्चय स्कीम है गवर्नमेंट का, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो बातें हैं, बिहार का जो एग्रीकल्चर रोड मैप का डेवलपमेंट है, बिहार जिस तरीके से टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है, बिहार में जिस तरीके से नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, या फिर जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल बनाने की बात हो रही है पीएमसीएच को, जहां पर 5,000 से भी अधिक बेड हों, ये सारी बातें जो हैं आप इनको कोट कर सकते हैं। जिस तरीके से बात की जा रही है कि रेवेन्यू सेक्टर को हमें और मजबूत बनाना है और पूरे तरीके से डिजिटलाइज्ड रेवेन्यू स्ट्रक्चर हमें ला देना है, जमीनों का सही मूल्यांकन हो सकेगा, जमीन के विवाद का निपटारा हो
सकेगा। ऑनलाइन म्यूटेशन की बात की गई, यहाँ पर ऑनलाइन बात की जा रही है कि जिस भी तरीके के ग्रीवांसेज हैं उनका रिड्रेसल किया जा सके फास्ट फॉरवर्ड मोड में। ये सब कुछ आप बताएंगे। जरूरी है समझ लेना कि ये रीजनल डिस्पैरिटी होता क्या है। तो डिफरेंस जो हो जाए ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और अनइवन इकोनॉमिक अचीवमेंट्स हो एक ही देश के अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग देशों में भी कह सकते हैं, खासकर हम इंडिया के संदर्भ में बात कर रहे हैं। कैसे पता चलता है कि यहाँ विषमता हो गई है, डिस्पैरिटी आ चुकी है? तो अगर पर कैपिटा इनकम यानी कि बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है, अगर आप महाराष्ट्र से, गुजरात से कंपेयर करें या पंजाब से, तो आपको पता चलेगा कि बिहार में पर कैपिटा इनकम काफी कम है। इसी तरीके से अगर हम प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, कि अगर किसी जगह पर ये पॉवर्टी लाइन है और 60% आबादी मान लीजिए कि अब गरीबी रेखा के नीचे रह रही है और कहीं गरीबी रेखा के नीचे 3% आबादी रह रही है, मान लीजिए एक बार को, तो कहेंगे ना कि विषमता है। ये भी एक पैरामीटर है और इससे भी आप बिहार को कंपेयर कर सकते हैं। तीसरा है कि वहां पे नगरीय पॉपुलेशन कितना है, अर्बन पॉपुलेशन कितना है। बिहार में मुश्किल से 11% अर्बन पॉपुलेशन है। बाकी राज्यों से जो काफी प्रोग्रेसिव है उनसे कंपेयर किया जाएगा तो पता चलेगा कि हमारे पास ग्रामीण आबादी ज्यादा है जो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है अभी के लिए भी। और पॉपुलेशन जो है जो इंगेज्ड है एग्रीकल्चर में विथ रेस्पेक्ट टू इंगेज इन इंडस्ट्रीज, तो बिहार में इंडस्ट्रीज वगैरह की भारी कमी है। इस बात को बोलने में किसी भी तरीके का हिचकिचाहट नहीं है मुझे, क्योंकि ये सच्चाई है और ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जो बताता है कि अभी भी हमारे पास डिस्पैरिटी है। और कितना किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, आपके पास कितने टेक्नो पार्क्स हैं, सॉफ्टवेयर पार्क्स हैं, कोल्ड स्टोर के कितने चेन हैं, रोड्स कितने हैं, हॉस्पिटल्स कितने हैं, एयरपोर्ट्स कितने हैं, ये सब कुछ बहुत बड़ा पैरामीटर है, रिफ्लेक्टर्स है। इससे रिफ्लेक्ट हो जाता है कि रीजनल डिस्पैरिटी है या नहीं है। रीजनल डिस्पैरिटी के जो मेन फैक्टर्स हैं, इसमें ये 7 से 8 फैक्टर्स कभी भी आप बता सकते हैं। टोटल यहाँ पर मैंने 9 मेंशन करे हैं, जितने याद रह जाए आप उनके बारे में बता सकते हैं। जैसे कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स, अब अंग्रेज आए और वो अंग्रेज क्या है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी को डेवलप किए, मद्रास को डेवलप किए और यहाँ पर हम देखते हैं कि बंगाल और कोलकाता के रीजन को डेवलप करते हैं। इन्हीं जगहों से उनका पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक और कह लें कि जो ट्रेड कॉमर्स है वहां पर उनका मकसद सधा, सबसे ज्यादा इस जगह को वो डेवलप करते हैं। बिहार इस मामले में पीछे रह गया। अभी के लिए भी देखिए अंग्रेजों के द्वारा डेवलप किए गए ये जो 3 जगह हैं मेट्रो सिटीज कहलाते हैं, वहां अलग लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं हिस्टोरिकली। तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं जो कि रीजनल इंबैलेंस कर देते हैं। जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कहीं हिली टेरेन है, कहीं पर बहुत ज्यादा फ्लड आता हो, कहीं पर कह लें कि बेहतर तरीके का मिनरल रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल है, तो रीजन जो है पिछड़ जाएगा। जबकि जियोग्राफिकल फैक्टर्स अच्छे हो, जहां पर जो मैदानी भाग में क्षेत्र हो, जहां पर कि मिनरल रिसोर्सेज वगैरह हो, बाढ़, सुखाड़, बिजली गिरने का ये सब समस्या ना हो, ये डिफरेंस क्रिएट करेगा। लोकेशन का एडवांटेज देख लीजिए, ये भी एक हिस्सा है जियोग्राफिकल फैक्टर का ही। जैसे कि जो गुजरात का रीजन है, जो महाराष्ट्र का रीजन है, जो गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब जो रीजन हो गए, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये कोस्टल लोकेशन पर बेस्ड हैं। इनके पास बहुत बढ़िया सुविधा है ट्रेड एंड कॉमर्स का। हमारा बिहार इधर लैंड लॉक्ड है और अगर हमें कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, हैवी ट्रांसपोर्टेशन, तो पहले स्टीमर वगैरह से आपको कोलकाता पोर्ट भेजना होगा, फिर वहां से तो डायरेक्टली हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पाता है। ठीक है, ये एक लोकेशन का एडवांटेज या डिसएडवांटेज है जो कि रीजनल इंबैलेंस क्रिएट करता है। इसी तरीके से जो इनइक्वेंसी हो, इकोनॉमिक ओवरहेड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखिए, जो एक बार पिछड़ गया अब वो पिछड़ने लगता है, क्योंकि उसके पास बढ़िया पैसा नहीं रहेगा, बढ़िया ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंफ्रा का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ दिक्कतें आने लगती हैं इकोनॉमिक ओवरहेड्स में। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, बिहार में जिस तरीके का इंफ्रा या इकोनॉमिक ओवरहेड्स की नीड थी वो नहीं पूरा हो पाया। प्लानिंग मैकेनिज्म जो है इसका फेल हो जाना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और यहाँ पर एक विशेष इंडिया के कंटेक्स्ट में बात अगर करें तो मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टू सर्टेन रीजन्स। इससे क्या होता है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आता है
तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जो है ये तो काफी डेवलप हो जाते हैं हरित क्रांति से। यहाँ के लोगों के पास बेशुमार पैसा आता है और वो विदेशों में भी चले जाते हैं। और यहाँ इन जगहों पर जो मजदूरी का काम है वो बिहार और ईस्टर्न यूपी के लोग जाकर कर रहे हैं अभी के लिए, अपने खेत खलिहान को छोड़ के, अपने घर के, अपने स्पाउस के भरोसे जमीन को छोड़ के वो वहां जाकर खेती कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो, लेकिन हमारे देश में विषमता पैदा कर दिया। ठीक है, जो ग्रोथ की कमी है एंसिलरी इंडस्ट्रीज में, ये भी एक फैक्टर है। इसी तरीके से लैक ऑफ मोटिवेशन ऑन द पार्ट ऑफ बैकवर्ड स्टेट्स, ये एक बात है कि वहां पर मोटिवेशन की कमी है, गवर्नमेंट्स के विल पावर की कमी है। या कई बार आप देखते हैं कि यहाँ पर जो नक्सलिज्म वगैरह का समस्या है ये भी डेवलपमेंट नहीं होने दिया। और एक वजह है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। जैसे आप ये एग्जाम्पल झारखंड का ले लें, वहां पर इतनी जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली सरकारें बदली हैं, किसी भी सरकार को बहुत लंबा टाइम नहीं मिला कि वो कुछ काम कर सके। 20-21 सालों में झारखंड को जहां होना चाहिए था इतने मिनरल रिसोर्सेज के साथ, वो वहां पर खुद को नहीं देखता है। बिहार में भी कुछ ऐसी पॉलिटिकल इश्यूज रही हैं जिसके वजह से जिस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये सारे वो फैक्टर्स हैं। जब बिहार के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आया था और 6 आया था, तो एक में आप ये लोकेशन वाला एग्जांपल दे देंगे और एक किसी क्वेश्चन में आप ग्रीन रेवोल्यूशन वाला एग्जांपल दे दें, तो बिल्कुल अलग अलग एग्जांपल से आप चीजों को इलिस्ट्रेट कर सकते थे और बाकी गवर्नमेंट के स्कीम्स बता दें कि ठीक है ये सब कुछ जो वजह है अगर हम इसको टैकल कर लेते हैं तो फिर हम मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट के साथ जुड़ सकते हैं। बिहार अच्छा कर रहा है और ये सब इकोनॉमिक सर्वे के डेटा से हमें पता भी चलता है कि अच्छा रेट ऑफ डेवलपमेंट है। हमें स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि हमारे लोग बाहर भी जाएं तो कोई बात नहीं है, हमारे राज्य को वापिस से पैसा भेजें, रेमिटेंस भेजें। बढ़िया हम अपना ब्रांडिंग कर सकते हैं, टूरिज्म को मतलब प्रमोट कर सकते हैं, अपने यहाँ के फूड प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा मशहूर किया जा सकता है। उनकी अच्छी ब्रांडिंग होगी तो बेहतर रिटर्न मिलेगा। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर नीड ऑफ आवर है और वहां पर बहुत ज्यादा समय है, हमारे पास पोटेंशियल है, उसको टैप करने की जरूरत है। अच्छी डेमोग्राफी है, उसका यूज किया जा सकता है। इन बातों को आप बता के एक कंस्ट्रक्टिव नोट पे क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते थे। बाकी एक जो पार्लियामेंट और नेशनल यूनिटी की बात की गई थी वो सिंपल सा क्वेश्चन था, उसमें बताएंगे कि हर राज्य का रिप्रेजेंटेशन है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे हमारे पास डिलिमिटेशन कमीशन है। इसी तरीके से जो राज्यसभा को पावर्स दिए गए हैं ये सब कहीं ना कहीं हमारे देश को बांध के रखते हैं। फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो फंड एलोकेट किया जाता है राज्यों को इवेल्युएट करने के बाद, टोटल फॉरेस्ट एरिया वगैरह, ये सब कुछ आप अगर बताते हैं सही ढंग से तो वो क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं। तो ये पार्ट 1 यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं। वीडियो काफी लंबा जा रहा है, आगे हम मिलेंगे पार्ट 2 में और वहां बाकी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्पेसिफिक वीडियो में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा हो, कोई संकोच हो, तो आप बेहिचक इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।